नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मीडिया के बारे में आजकल आप सबकी, हमारी भी अपनी एक अलग अलग प्रकार की रेडीमेड राय होती है। कुछ राय ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, कुछ राय ऐसी होती है जो रोज बदलती रहती है। कई बार आप तथ्यों को लेकर सही भी होते हैं, हमारी गलतियों को पकड़ते हैं, और कई बार आप मीडिया के बारे में ज्यादातर धारणाओं पर ही भरोसा करते हैं। पर इतनी चर्चा होने के बावजूद पिछले 10 सालों में मीडिया की जिम्मेदारी, जवाबदेही को लेकर जितनी चर्चा हुई है, उसके बावजूद मीडिया के कंटेंट में क्या कोई फर्क आया? न्यूज चैनलों में कोई फर्क आया? हमें तो यही बताया जाता है कि सुबह सुबह आप उठकर किसी बाबा का प्रवचन सुनना चाहते हैं न्यूज चैनल पे, जो आपको ये बताता है कि लाल रुमाल लेकर जाएंगे तो आपका आज का दिन बॉस के साथ अच्छा रहेगा। ऐसे लाल रुमाल वाले बाबाओं से कह दिया जाए कि वो बॉस की बजाय वित्त मंत्री से मिला करें, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। तो तमाम तरह की चीजें हैं। दोपहर का पूरा टेलीविजन अगर आप देखेंगे तो सास बहू का पूरा कब्जा है, उस पर तरह तरह के सीरियल की चीजों का है। वो सारी बुराइयां जिनको लेकर आप और हम चर्चा करते हैं, वो न्यूज चैनलों पर वापस किसी न किसी रूप में आ जाती हैं। आजकल आप देखेंगे कि सेना के हथियारों को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम बनते रहते हैं, और एक किस्म का राष्ट्रवाद उन तोप से, बारूद के गोलों से, हथियारों से बनाने का प्रयास किया जाता है। इन सब के बीच हम यहां क्यों आए हैं? और ये वो जगह है, इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर है, अंग्रेजी का अखबार है, आप जानते ही हैं। रामनाथ गोयनका ने इसकी स्थापना की थी। इस अखबार के दफ्तर में आने का हमारा एक खास मकसद है। पनामा पेपर्स के बारे में आपने सुना होगा। जब पनामा शहर की एक लॉ कंपनी है फोंसेका, उसके कुछ दस्तावेज पत्रकारों को हाथ लगते हैं और पूरी दुनिया के पत्रकार मिलकर उसकी तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश ही नहीं करते हैं, पैदल चलकर जाते हैं उन ठिकानों पर, उन लोगों से मिलते हैं, उनका वर्जन लेते हैं, फिर उन खबरों की छपाई होती है। पत्रकारिता के इतिहास में ये एक बड़ा मोड़ है, खासकर उसी दौर में जब हम और आप पत्रकारिता को लेकर बहुत कई प्रकार से आशंकित हैं, सही भी हैं और कई बार धारणाओं के स्तर पर भी हैं। तो ऐसे समय में जब पनामा पेपर्स, एक ऐसी घटना होती है पत्रकारिता को लेकर, जब एक ही दस्तावेज को लेकर एक ही दिन में दुनिया के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग वेबसाइट पर उन देशों से जुड़े हुए लोगों के कारनामे छपते हैं कि किन किन लोगों ने कंपनियां बनाई थी। कई लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है इसे समझना, पर इसे यूं भी समझा जा सकता है कि पनामा शहर में फोंसेका नाम की एक कंपनी है जो जरूरत पड़ने पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की कंपनियां भी खुलवा देती है, ड्रग डीलर्स की कंपनियां भी खुलवा देती है, अच्छे कथित ईमानदार लोगों की कंपनियां भी खुलवा देती है। और ये कंपनियां क्या होती हैं? ये हमें बताया गया है कि ये कानूनी तरीके से खोली गई कंपनियां होती हैं। अब लीजिए, अभी तक आप ये सुनते रहे कि कागजी कंपनियां फर्जी होती हैं। अब पहली बार हमें यह बताया जा रहा है कि कानूनी तरीके से आप कागजी कंपनियां खोल सकते हैं, उनमें पैसा लगा सकते हैं, उन कंपनियों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये सब कारोबार करने वाली उस लॉ फर्म के जब दस्तावेज लीक हुए तो एक चुनौती थी पत्रकारों के सामने, मुल्क की सीमाओं की, तरह तरह के देश के कानूनों की, और पत्रकारों की अपनी क्षमता और सीमा की कि क्या हम उन दस्तावेजों को पढ़ने में सक्षम हैं, क्या हम उन आंकड़ों को समझने में सक्षम हैं जो इस ग्लोबल वित्तीय दौर में, फाइनेंशियल दौर में, इरा में चीजें हमारे सामने पेश आ रही हैं। एक चुनौती थी कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था का विस्तार होने के बावजूद हम भ्रष्टाचार के उन किस्सों को नहीं पकड़ पा रहे थे। एक रास्ता क्या पनामा पेपर्स की पत्रकारिता से मिलता है? कई लोगों ने कहा कि इसे लेकर उतना हंगामा नहीं हुआ, पर मेरी चिंता एक दूसरी भी है कि पत्रकारिता के इतने संस्थान हैं, इतने विद्यार्थी हैं, वहां पर लोगों ने इसे लेकर प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट क्यों नहीं बनाए और पत्रकारों से क्यों नहीं बात किया कि ये क्या है, क्या घटना है। तो इसके लिए हम आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर के भीतर। कई बार आप न्यूज चैनल पे न्यूज चैनल का ही न्यूज रूम देखते हैं, तो मैं आपको घुमाकर इसका विस्तार दिखा सकता हूं कि मराठी से लेकर हिंदी, जनसत्ता, लोक सत्ता और अंग्रेजी का अखबार इंडियन एक्सप्रेस, वेबसाइट एडिशन वगैरह वगैरह यहाँ पर इसके पत्रकार, संवाददाता, संपादक सब यहाँ पर बैठे आपको नजर आएंगे। और जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, तो सारे रिपोर्टर अपने अपने फील्ड से लौट कर आए हैं। तो आप ये भी देखिए कि पत्रकार काम कैसे करता है और किस तरह के खुले माहौल में। दीवारें नहीं हैं। तो हमारे साथ जे मजुमदार हैं, ऋतु सरीन जी हैं, ए वैद्यनाथन अय्यर साहब हैं। ये 3 लोग उस टोली का हिस्सा हैं जो दुनिया के 300 से 350 से ज्यादा पत्रकारों ने मिलकर 1 साल तक पनामा पेपर्स का अध्ययन किया, उसकी पड़ताल की।
तो क्या आप बिल्कुल नहीं जानना चाहेंगे कि वो कौन सी पत्रकारिता है जहां पर इतने मोटे मोटे दस्तावेजों का 1 साल तक अध्ययन किया जाता है, एक जोखिम उठाते हैं पत्रकार जो छाप रहे हैं कि वो सही है या गलत है, उसके अपने बहुत सारे नफा नुकसान है, कोई मानहानि कर सकता है, कोई कानूनी नोटिस भेज सकता है। तो ये किस्सा है और किस्से के रूप में हम क्यों नहीं जान सकते कि ऐसी क्या खास बात है कि जिन खबरों को हम 2 मिनट में बिना तथ्यों के आजकल टेलीविजन पर लेकर परोस देते हैं, भाषण कर देते हैं, कुछ 2-4 पत्रकार ऐसे हैं जो 1 साल तक उन खबरों के पीछे लगे हुए हैं, उन दस्तावेजों को पढ़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं, उस 1 साल की जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये अगर आप जानेंगे तो आप एक दर्शक के नाते, एक पाठक के नाते आप सक्षम होंगे, समृद्ध होंगे कि पत्रकारिता ऐसे भी हो सकती है। हमारा दावा नहीं है कि यही बेहतर रास्ता है, पर ये जो रास्ता है क्या इसमें बहुत संभावनाएं हैं या इसकी भी अपनी चुनौतियां हैं। तो हम ये सब बात करेंगे। हमारे साथ जय हैं, ऋतु हैं और वैद्यनाथन साहब हैं, अय्यर साहब हैं। हम चलते भी रहेंगे, लेकिन एक ऋतु जी मैं जानना चाहता हूं कि इस इलाके में सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस को ही चुना गया इस काम के लिए या पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका इन सब मुल्कों के अखबार भी थे? नहीं, इनके भी थे। हाँ। और ये हमारा आईसीआईजे के साथ तीसरा इन्वेस्टिगेशन है। पहला भी मैंने किया, दूसरा भी किया और तीसरा भी किया। तो उनके वी वर अ नेचुरल पार्टनर उनके लिए से, क्योंकि मैं आईसीआईजे के मेंबर हूँ। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये क्या है? मतलब हम तो ऐसे ही कई पत्रकारों से मिलते हैं जिनको खोजी पत्रकारिता करने में डर लगता है, संस्थानों को भी डर लगता है, लेकिन इतने सारे पत्रकार मिलकर जब ये काम करते हैं तो क्या वाकई कुछ बदलता है? ये ऑर्गेनाइजेशन भी बदल रही है और उसका एम यही है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन करें, a lot of it ऑनलाइन। तो पहला भी हमने इन्वेस्टिगेशन इनके साथ किया जो बीवीआई का था, फिर दूसरा किया जो एचएसबीसी का था और ये तीसरा है। और इन दोनों में गैप सिर्फ 4 महीने का था। तो उसकी भी थकावट उठी नहीं जब ये काम आपने शुरू कर दिया। जब आप क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन कहती हैं तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई स्टोरी होए जो 3, 4, 5, 2 देशों में जिसकी रिपोर्टिंग हुई। तो इस छानबीन के दौरान जो क्या आप लोग दूसरे देशों में भी गए या सिर्फ भारत में या दिल्ली में ही रहकर आपने इसकी पड़ताल की? नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा क्योंकि इसका जो प्लानिंग था इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, उसमें छानबीन किए, ये सारे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था। तो इसलिए फिजिकली कहीं जाके कोई दस्तावेज छानबीन करना संभव भी नहीं था, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो हमने इंडिया में रह के किए हैं, पर ऑनलाइन जैसा पूछ रहे थे कि ये सारे देश का क्या रोल है, मतलब इस पे एक तो है कि सब जगह एक साथ छपते हैं और इसके जो लिंक्स है ये एक देश में नहीं बल्कि काफ़ी सारे देश में होते हैं, तो उस हिसाब से ये इंटरनेशनल है। पर हमें दिल्ली बैठ के करना पड़ा और हमने इंडियन डॉक्यूमेंट्स, इंडियन लिंक्स पे जोर दिया। रवीश, इसकी एक कंडीशन थी और एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी हमने इनके साथ साइन करी आईसीआईजे के साथ, जिसमें लिखा था कि आप एम्बार्गो को मेंटेन करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे और आप क्रेडिट देंगे आईसीआईजे को। ये सब और कहीं पलट जाएं तो इसका भी डर होगा। ये सब था। और जब उनसे बातचीत हुई एग्रीमेंट साइन करने से पहले, तो वो बहुत एम्फसाइज कर रहे थे कि आपको इंटरैक्टिव रहना है। तो इन्होंने एक फोरम बनाया था वेब पे जिसमें सब सीक्रेट कोड्स और पासवर्ड थे कि आप एक दूसरे को बताते रहेंगे। अगर पाकिस्तान में कोई इंडिया की लीड मिली तो वो हमें बताएंगे, हमें कोई लंदन की लीड मिले हम उसमें डाल देंगे एकदम। तो भी मतलब एक अलग अलग हमको साइलोज में काम नहीं करना, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना। ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। अभी तक हमारे दर्शक क्या देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अगर साधारण सा उदाहरण लिया जाए तो जैसे विदेश जा रहे हैं तो यहाँ से इस चैनल का, इस अखबार का संवाददाता वहाँ जाता है, लेकिन कई पत्रकार मिलके, कई मुल्कों के पत्रकार मिलके एक खबर को चेस कर रहे हैं। ये अनुभव पाठकों का भी नहीं रहा होगा और मेरे ख्याल से ये अनुभव दर्शकों का भी नहीं रहा होगा। किसी खास घटना में होता है कि कभी कोई दुर्घटना हो गई तो चीन का कोई संवाददाता या उसका फुटेज हम लोग ले लेते हैं, लेकिन स्किल, कौशल जो पत्रकारिता का है उसमें एक्सचेंज इस तरह से कभी नहीं हुआ होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता पहले ऐसे हुआ है। और दूसरा बात इसमें है कि इसमें इतने बड़ा काम था तो उसमें और इतने समय लेके हुआ है, तो जैसे काम होते रहा तो उसमें
कभी इंग्लैंड से, कभी जर्मनी से किसी मेंबर ने कुछ इनोवेट किया कि कैसे सर्च किया जाए, सो दैट इनोवेशन वाज शेयर्ड। जैसे ऋतु बता रहे थे कि उसमें एक हब था जहाँ पे हमने अपना इनोवेशन, हमारे जो हमने सीखा एक दूसरे से शेयर किया। सो ये काम धीरे धीरे आसान होते गया तो नहीं कहेंगे, कम मुश्किल होते गया। मुश्किल होता है, कम मुश्किल होता है। पर हाँ, आप कुछ कह रहे थे। एक साधारण सा एग्जांपल है, जैसे मानिए इतने सारे उद्योगपति हैं इस लिस्ट में, हाँ। तो उसमें एक छोटा सा चीज ये लोग आपस में हम लोग जो बहुत अच्छे से काम कर पाए कि फोर्ब्स की लिस्ट में कौन उद्योगपति हैं और ये लिस्ट में पाए जाते हैं, तो इस पे एक अलग से एक फोरम का टॉपिक बन गया। तो ऐसे फोरम में बतेरे टॉपिक बने जिसपे हम हमारे इनपुट्स, जैसे हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति जो फोर्ब्स के लिस्ट में था, जैसे जिन्होंने एक ऑफशोर एंटिटी बनाई, और वो मानिए डीएलएफ के केपी सिंह ही थे जिन्होंने ऑफशोर एंटिटी बनाई, तो वो एक ज़माने में 2008, 9, 10 में वो फोर्ब्स के लिस्ट में आते थे। तो हमें पता चला कि ये फोर्ब्स लिस्ट में है, तो वो उसका एक अलग कैटेगरी बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योगपति मिलके एक कैटेगरी बन गई फोर्ब्स लिस्ट। कई बार ऐसे दर्शक हमारे पूछते हैं कि कॉरपोरेट हैं, बड़ी कंपनियों के खिलाफ आप लोग कुछ करते नहीं हैं, जो शिकायतें होती हैं। बहुत हद तक बात उनकी सही भी होती है, दर्शकों की या पाठकों की, और लेकिन जानकारी के स्तर पे भी पत्रकार के पास बहुत कुछ मिल नहीं पाता उनके खिलाफ, मतलब इतने दरवाजे बंद होते हैं। जी। इस दस्तावेज से आपको लगा क्या कि कॉरपोरेट के पीछे के दरवाजे में, बैकयार्ड में जो कुछ रखा हुआ है उससे काफी कुछ देखा जी, हमारे देश में तो सबसे बड़ी ये बात रही, ना ही हमारे देश में, बाकी देशों में, कि प्रमोटर जो मतलब उद्योगपति है, हाँ। और कंपनी है, जो दो अलग एंटिटी होती हैं। वैसे देखा जाए एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, ये बहुत अलग होती है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज तो सिर्फ प्रमोटर ही चलाते हैं, तो उनका रिट रूल करता है कि हम जो चाहते हैं वही होता है। बड़े बड़े कंपनीज भारत में ऐसे ही हैं जहाँ पे प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज हैं। तो यहाँ पे जो वो डिस्टिंक्शन थोड़ा सा ब्लर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ही रेसिडेंट इंडिविजुअल्स पे, इंडियंस पे है, जो भारतीय नागरिक ने बाहर देश में जाके, टैक्स हेवन में जाके, जिसने एक ऑफशोर एंटिटी मोज़ैक फोंसेका से खुलवा लिया। पर मैं एक और सवाल है कि जैसे जब आप एक पनामा एक दूसरा जगह है ना, तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे कानून होते होंगे। तो जब आप किसी कंपनी, किसी व्यक्ति के निवेश के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं, तो क्या आप इन सीमाओं से भी गुजरे कि शायद वहाँ के देश का कानून आप नहीं समझ पा रहे हैं, अपने देश के कानून में क्या अंतर है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल है। एक सामान्य पत्रकार, अगर मेरे पास ये सारे पेपर्स होते जिसके बारे में मैं बात करूंगा, मुझे नहीं समझ में आता कि इनको कैसे डील करना है, इनको कैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, वो तो बहुत वाजिब है, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप कंपल्सरीली पढ़ते हो, क्योंकि आपको पता करना है कि अगर 80 टैक्स हेवेंस हैं, तो वो 80 टैक्स हेवेंस में कितने देशों के साथ भारत की कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, वो ट्रीटी के तहत किस देश में कितना टैक्स लग सकता है, या टैक्स छूट है या माफ है। तो ये सब तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है, और इसके लिए आप बहुत लोगों से मिलते भी हो नॉर्मल तौर पे। जैसे हम अगर कोई रितु जी जो फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सालों से की है, हम भी फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर किए हैं, तो हम लोग वैसे ही बातचीत में ये सब बातें तो होती है, तो और थोड़ा पता करना पड़ता है। हाँ। ये जो मोटे मोटे ये सारी चीजें ये क्या हैं? ये वही डॉक्यूमेंट है। देखिए, हम लोग रितु जी ये पढ़ रहे थे कि 1 करोड़ दस्तावेज हैं, ठीक है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कि वो 1 करोड़ दस्तावेज दिखते कैसे हैं, मतलब वो क्या हैं। आपको समझाती हूँ। हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ। इसकी जो पहली लीड थी, हाँ। आईसीआईजे ने कॉन्फ्रेंस अरेंज करी थी, हाँ। म्यूनिक में। अच्छा। ये हाँ, 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, एक शुरुआत में वॉशिंगटन में, फिर एक म्यूनिक में, जहाँ 100 लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पहुंचे। तो मैं भी गई थी। तो ये जो स्टोरी मैंने एक डिफेंस स्टोरी की थी एज पार्ट ऑफ दिस, इसकी पहली लीड मुझे एक आयरिश जर्नलिस्ट ने दी। अच्छा। अब ये इतना सिंपल नहीं है कि किसी नाम से हमेशा आपका एंट्री वो खुल जाएगी। तो ये क्योंकि ये कंपनी डबलिन में थी, तो इसकी पहली लीड हो सकता है मुझे मिल जाती 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, लेकिन वो आयरिश पत्रकार ने आपको उसकी लीड। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में मुझे एक पत्रकार ने फाउंड ऑफ किया कि ये देखिए इसमें इंडिया एंगल है।
फिर मैंने अपना काम शुरू किया। जो एजेंट निकले वो उनकी मौत हो गई थी, उनके बेटे से संपर्क किया, ये सब चीजें। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इस इन्वेस्टिगेशन का मैसेज क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ये हमारी तीसरी है कि पहली दफा भी BVI की इन्वेस्टिगेशन थी, इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ की। उसमें कितने प्रोमिनेंट इंडियंस, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने सेलिब्रिटीज, और वो एक ही कंपनी ने रजिस्टर की थी, उसका नाम था पोर्टिलिकस ट्रस्ट नेट। ये पहला था हमारा 2013 में। दूसरा था हमारा HSBC का। अब HSBC तो एक ही बैंक अकाउंट है एक शहर में, जेनीवा में एक बैंक अकाउंट एक बैंक का, उसमें कितने इंडियन निकले। अब ये तीसरी दफा देखिए आप, ये मोसैक फोनसेका एक लॉ कंपनी है जिसने अलग अलग जगह ऑफशोर एंटिटीज इनकॉर्पोरेट करी हैं, यहाँ कितने इंडियन निकले। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि कितना पैसा बाहर है। और ये जो दस्तावेज है ये एक कंपनी से संबंधित है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो इन दस्तावेजों को आपको पढ़ने में, समझने में और खबर लिखने तक पहुंचने में, मतलब जरूर आपने इतनी मोटी तो खबर नहीं लिखी, उस तक पहुंचने में कि जो आप लिख रही हैं वो ठीक ठीक लिख रही हैं, वो कितना दिन लग गया होगा? और इनको बार बार पढ़ना पड़ा, बार बार। और अंदाजन कितना दिन लग गया होगा? 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना? किसी भी एक स्टोरी में जो हमने करी है, हम तीनों ने मिलके कोई 25-30 स्टोरीज हमने रेडी रखी। मुझे तो एक हफ्ते से कम किसी में नहीं लगा। और ये इस स्टोरी के सिर्फ मतलब कि ये पूरे नहीं है, और ये सिर्फ अग्रीमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। ये सिर्फ अग्रीमेंट्स की कॉपीज हैं, एक जो आप हमें दिखा रही हैं। जी, आप दिखा सकते हैं अपने लैपटॉप पे कि किस तरह से आप सब पत्रकार, सैकड़ों पत्रकार मिलकर काम कर रहे थे। अभी आपने शुरू में कहा कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, तो अगर आपकी जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन ना होता हो कि आप ये चीज दिखा नहीं सकते कैमरे पे, तो हमें जरूर बताइए कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे सैकड़ों पत्रकार एक छत के नीचे आकर बात कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, जैसे वहाँ से मुझे किसी एक क्लाइंट का या एक नाम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अदानी, यहाँ पे हमें ये फाइल्स मिले, उसमें ईमेल्स है, उसमें टिफ है, PDF है। तो इसमें ऐसे देखिए, अगर मैं ये एक ईमेल है, इसको अगर हमने खोला तो इसके अंदर अटैचमेंट है। इसको अगर हमने खोला तो आपको मिल रहा है एक डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट से तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या है, वो कोई रसीद जैसी चीज है या कोई पर्ची जैसी चीज है। तो इसको फिर वेरीफाई करने के लिए कहाँ गए आप? मतलब आप लोग खुद ही अपने आप में सक्षम हैं या IC जो कंसोर्टियम है उसने उपलब्ध कराया कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? नहीं, वहाँ पे हमारा 1-2 बार ट्रेनिंग हुए थे सॉफ्टवेयर्स के। अच्छा। कि ढूंढते कैसे है, पर उसके बाद जब हमें इंडियन लिंक्स मिले हैं तो उसको वेरीफाई करना, उसकी पुष्टि करना, और एड्रेस से, पासपोर्ट से या कुछ और तरीके से वो रास्ता हमें निकलना पड़ा, और टाइम उसी में लगे। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड अ सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल दिस। अच्छा, ये जो प्रोमोटर्स हैं उनके सिग्नेचर्स हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं? हाँ, नाम, अच्छा, उनका शेयर होल्डिंग, ये सारी चीजें। इनके बारे में 2 तरह की राय आती है कि एक तो वो लीगल भी हो सकते हैं, जायज, जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, लेकिन जो दूसरे नहीं हो सकते इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है कि जो दूसरे लीगल नहीं हो सकते वो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। तो वो क्या है? मतलब जो कई बार लोगों ने, रितु जी ने कहा कि इस पनामा पेपर्स को लेकर इसलिए हंगामा नहीं हुआ कि इसमें कोई नेता पकड़ा नहीं गया, और बहुत सारे ऐसे खाते ऐसे हो सकते हैं जो जायज तरीके से खोले गए हों। नहीं, जरूर ऐसे हो सकते हैं। और हमारी जानकारी है कि ऐसे भी हैं। मगर हमारी जानकारी भी है कि ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं और जिनकी बिल्कुल ना RBI को ना टैक्स अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारे लिए तो पनामा पेपर्स अब एक बीट हो गया है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी हम ही फॉलो करें और बेस्ट फॉलो करें। और जो भी गवर्नमेंट का एक्शन है, जैसे काफी स्टेजेस में क्वेश्चनर जाएगा, फिर नोटिस जाएगा, फिर कुछ केसेस में प्रोसिक्यूशन होएगा, वो सब हम करते रहेंगे। क्योंकि अदालतों ने भी मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है, तो आपको एक चक्कर वहां भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा। मतलब वो अभी शायद चीजें खत्म नहीं हुई। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो कंपनियों की बात हो रही है, जैसे कागजी कंपनी,
हम लोग तो कागजी कंपनी का यही समझते हैं कि जो है नहीं उसको फर्जी तरीके से बनाया गया है। ये जो लीगल कागजी कंपनी है वो क्या है, मतलब इनकी खरीद बिक्री कैसी होती है? क्या ये 5 मिनट के अंदर बन जाती हैं या बहुत पुरानी बनी होती हैं? इसकी कहानियां क्या हैं? ये विषय बेदी ने बड़ी बारीकी से देखा है। हाँ। देखिए ये जो कागजी कंपनी है ये तो हम पहले भी बात किए थे कि ये तो एक कारखाना है, इनका कंपनियों का कारखाना बनाती है मोज़ेक फोंसेका। तो वहाँ पे का कारखाना है। हाँ। तो वहाँ पर आपको ऐसे जैसे बक्से में मानिए 100 सर्टिफिकेट रखे हैं, ऐसे 100 सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। हाँ। तो आपको बताते हैं देखिए ये गुडसन लिमिटेड है, ये प्राइम प्रॉपर्टी लिमिटेड है, ये फलाना है ढिमकाना, ऐसे 1000 नाम की कंपनीज उनके पास रजिस्टर के तैयार पड़ी हुई हैं। उनमें वो लोगों ने अपने नाम के शेयर होल्डर भी लगाए हुए हैं, अपने नाम के डायरेक्टर भी लगाए हुए हैं। तो आपको कहते हैं कि ये गुडसन लिमिटेड चाहिए, आपको ये नाम चलेगा। तो आपको अगर चलता है, आप मतलब ये किसी काम के लिए आप विदेशी टाइप साउंड करता है तो इतने जल्दी पता भी नहीं चलता है, तो बना दीजिए गुडसन लिमिटेड, तो आपको दे देगा गुडसन लिमिटेड। और वो सारी कंपनियां दाम से बिकती हैं, दाम से बिकती है। यही कंपनी अगर मोज़ेक फोंसेका ने मानो 2005 में रजिस्टर की है अपने तरफ से, तो वो बोलेगा अच्छा आपको 10 साल पुरानी कंपनी चाहिए, तो आपको इसमें दाम लगेगा $20,000। अगर वो बोलेगा कि नहीं ये हमने कल रजिस्टर किया, ये चाहिए तो ये ले लीजिए $500 में। तो ऐसे कंपनियों का दाम उसके विंटेज के हिसाब से भी होता है। जैसे जैसे वाइन का दाम विंटेज के हिसाब से होता है, वैसे कंपनियों का दाम भी यहाँ विंटेज के हिसाब से होता है। और ये कंपनी में जरा खोलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 4 या 5 डॉक्यूमेंट देने होते हैं और 2 दिन में खुल जाती है कंपनी। पैन कार्ड देके, आधार कार्ड से मगर बंद करने में टाइम लगता है। बंद करने में टाइम लगता है। हाँ। 2-3 साल लगते हैं बंद। अगर कोई कंपनी बंद करनी, बोले मैं कंपनी आज बंद करना चाहती हूँ, तो वो कंपनी बंद टोटल फॉर्मेलिटी पूरी करने में गजेट में वो छपेगा, फिर इनके अपने इंटरनल्स जो इनके प्रोसीजर हैं, 2-3 साल लग जाते हैं कंपनी बंद करने। लेकिन आप लोग कन्विंस हैं कि ये घोटाला है, ये करप्शन है एक तरह से, जिसमें लोगों को समझना चाहिए कि ये उनका ही पैसा एक तरह से छुपा के। बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। और करप्शन है कि नहीं वो तो इंडिविजुअल केसेस ही बताएंगे, मगर मैं ये आपको बता सकती हूँ कि 2013 की इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नाम मैंने जो मेंशन किए थे, और कुछ जैसे कि उनके सरकारी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल की का भी लिंक था, वो सब प्रोसिक्यूट हो रहे हैं बिकॉज उन्होंने खोला हुआ था प्रॉपर्टीज होल्ड करने के लिए जो डिक्लेयर नहीं करी गई। और फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी स्टेटमेंट भी दी है कि उस इन्वेस्टिगेशन में 2000 करोड़ मिले हैं सरकार को इनकम टैक्स में। और हमें ये पता नहीं है कि वो 2000 करोड़ इन्हीं सब कंपनियों से आए हैं या कहां से आए, सिर्फ हमें संख्या पता है कि 2000 करोड़ मिले, मतलब सार्वजनिक रूप से। या हमें ये भी पता है कि वो पनामा पेपर्स वाली कंपनी है। पनामा पेपर में जो पहले मैंने की थी आईसीआईजे के साथ BVI में, जो मैं आपको 40 उसमें 2000 करोड़ मिले हैं। तो आप लोगों ने देश को 2000 करोड़ दिलाए हैं, तो आप लोग कम से कम 100 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। 1 करोड़ भी काम चल जाएगा उससे भी। पर 1 साल 9 महीने तक आप लोग इसी में यही स्टोरी फॉलो करते रहे। देखिए वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ही ऐसा है कि आप 3 सीनियर रिसोर्स जिनको तनख्वाह महीने की देते रहे, और पर आपको इस पत्रकारिता करने में 20-20 साल आप लोगों ने लगाए होंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आती होंगी। हम नहीं जी, वैसे इसमें टाइम वैसे भी अगर आप एक नॉर्मल इंटेलिजेंट पत्रकार रहे तो ये काम कर सकते हैं आप। इसमें बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से और ज्यादा बात करना पड़ेगा। ये कंप्लीट एडिटोरियल फ्रीडम जब मिलता है, जहाँ पे नो इंटरफेरेंस एट ऑल, ऐसा माहौल यहाँ मिलता है। ये पूरा न्यूज रूम का सीक्रेट था, पता था यहाँ पे, या आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं? सीक्रेट तो था, इसमें सीक्रेट था 2 लेवल पे। एक तो यहाँ पे ऑफिस में शायद हमको पता था, कुछ एडिटर्स को पता थे, और ये सोचिए 350 लोग ग्लोबली जो ये काम कर रहे हैं, 8 महीने से 10 महीने इस पे काम हो रहा है, और ये पूरा टाइम पे कहीं पे हमें लगा था, और आईसीआईजे ने बार बार हमें वार्निंग दी, रिक्वेस्ट की कि एक छोटा सा लैब से ये पूरा काम बाहर निकल सकते हैं। एंड दैट्स आल्सो अमेजिंग दैट इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था और इंटीग्रेटेड था। आपके और कॉलीग्स जो ब्यूरो में हैं, इन सबको पता नहीं था? इन सबको पता नहीं था कि आप लोग 8 महीने से क्या कर रहे हैं?
तो न्यूज रूम में ही लड़ाई हो गया होगा, ये 3 लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ, हैं? ये आते हैं दफ्तर, पता नहीं क्या करके चले जाते हैं, 9 महीने से इनकी स्टोरी नहीं छपी। मैं अपना तो बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो दफ्तर में ही काम करना पसंद करती हूँ, घर पे नहीं। हाँ। तो सुबह से रात तक, हर सैटरडे हर संडे, वेरी लिटिल सोशल एक्टिविटी, जो बहुत ही जरूरी है वो करी। तो मेरे सब सर्कल को सबको पता था कि ये कुछ कर रही हैं, इनको 3 महीने या 5 महीने लगेंगे, कुछ अच्छा। हो रहा है। गई हैं समुंदर के नीचे, कुछ लेकर आएंगी वहां से। वाकई ऐसे था। एक ये आजकल के दौर में जब हम स्टोरी जब करते हैं तो 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं मिलता है, एक रिपोर्टर को एक दिन भी ठीक से नहीं मिलता है। आप लोग को 1 साल मिला है, लगा आपको कि कहीं हो सकता है या इसमें से कुछ निकले ना और कहीं सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए? हमने छोड़ा नहीं है। हाँ। और छोड़ेंगे नहीं। अभी भी कुछ बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हैं इसके भीतर। हाँ, जो टाइम लगेगा और अगर गुड लक होगा तो छापेंगे। अभी और आने वाले हैं, मगर पकने दीजिएगा। पर ये भी उसको पकने दिया जाए। लेकिन हमने जब देखा, जब पहले दिन आपने छापा पनामा पेपर्स के बारे में, ये अखबार है, हाँ, जिन लोगों ने इसे नहीं देखा, जिसके बारे में आज मैं प्राइम टाइम में चर्चा कर रहा हूँ कि एक पत्रकारिता की एक मिसाल है कि ये पनामा पेपर्स जब छपा है तो इसी को लेकर अंदर भीतर के पन्नों पर भी बहुत सारी स्टोरी जो है, पेज 6, 7, 8, 9, 10, मतलब पूरा अखबार एक खबर पर। आमतौर पर किसी दुर्घटना के वक्त हम पूरा अखबार छापते हैं, लेकिन किसी खबर को लेके मैं बताती हूँ कि कभी तो लगता है कि पहले दिन हमने कुछ ज्यादा ही पैकेज कर दिया। हाँ। मगर इसके कारण थे, जैसे कि पाकिस्तान की स्टोरीज, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी पिकअप कर सकते थे। लंदन में प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान पॉलिटिशियंस की, तो लंदन वाले, हमें पता था गार्डियन इज गोइंग बिग ऑन द स्टोरी, तो वो हमें पहले दिन ही छापनी पड़ी। ऐश्वर्या राय हैं, वो सेलिब्रिटी बाकी देशों में भी जानी जाती है, तो अगर हम पहले दिन नहीं करते तो कोई और कर लेता तो हमको बुरा लगता। पर इसी डॉक्यूमेंट के आधार पे, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के बारे में खबरें छप रही थी, और उन देशों में ऐसे लोग भी जुड़े हुए थे जो हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, तो वो भी एक दबाव था कि वो खबर हम 10 दिन बाद ना करें, तो वो आप ही करें। वैसा ये एक पहलू है। ये दर्शकों को बता दें कि जो 3 पत्रकारों से आप बात कर रहे हैं, रितु सरीन, अय्यर साहब और जे से, इन लोगों ने 1 साल लगाकर और मोटा पोथी का अध्ययन किया है। और जो वित्तीय पत्रकारिता है, इसका उदाहरण हमारे देश में हमेशा से ही रहा है, लेकिन एक ग्लोबल दौर में देखने को कम मिलता है। हिंदी से आता हूं तो हिंदी में तो ये परंपरा इतनी कम है कि उस पर क्या बात की जाए। पर इससे हम एक दूसरे हिस्से में जाना चाहते हैं कि इससे पत्रकारिता बदली क्या। लोग ये पूछते थे कॉरपोरेट का दबाव बहुत है, तो इसलिए खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म समाप्त हो गया है या कमजोर हो गया है। ये एक तरीका है क्या कि बहुत सारे पत्रकार मिलकर दुनिया भर के देश संस्थानों को बाईपास कर दें, ऑर्गेनाइजेशन को बाईपास कर दें? इसमें तो एक खास बात ये था कि जो एंटायर डेटाबेस है इस प्रोजेक्ट का, इस इन्वेस्टिगेशन का, उसमें जितने भी पत्रकार हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, 350 से ज़्यादा, सबका एक्सेस है। तो इसमें अंडर प्रेशर किसी का नाम नहीं आना और छुपाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई चाहे भी करने के लिए तो काफ़ी सारे और भी लोग हैं जिनको भी एक्सेस है। तो बिकॉज इट्स अ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, कोई हिस्सा इसका छुपा दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता है। सो दैट्स वन वेरी बिग पॉइंट। पर रितु जी, इसी से कोई हिस्सा छुपा नहीं सकते हैं। अगर ये पता चले हिंदुस्तान में, जैसे मैंने आपसे जब चर्चा करते के समय ये उदाहरण निकल गया था कि जैसे व्यापम घोटाला है, तो उसमें इतने सारे पहलू हैं कि वो जब वो खबरों का उबाल उठा तब भी सारे पहलू नहीं आए व्यापम का, या 2G घोटाला वगैरह वगैरह का। एक खतरा होता है कि कई बार छोटे जगहों का पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है और खोजी पत्रकारिता करता है, वो मार दिया जाता है। पर इस तरह के अलायंस से ऐसे जर्नलिस्ट को मारने या निकालने का चांस कम हो जाता है या फिर भी बना रहता है? आई थिंक ये फ्यूचर है। कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अब फ्यूचर है, और हम अपने अखबार में भी बहुत करते रहते हैं। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में कि हम सब स्टेट्स को इन्वॉल्व करके, जैसे कि 10, 12, 15 जगह से हमारे इनपुट्स आ रहे हैं, फिर हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम नेशनल पेपर हैं, सब जगह हमारे स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, तो हम इन इंडिया भी ये बहुत करते हैं।
कि इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आप लोगों की लोगों हो। का अपना एक अलग अनुभव हो सकता है, पर ऐसे बहुत सारे खोजी पत्रकार हैं, जब वो करते हैं तो उनके सामने न तो कोई एक्सप्रेस का संपादक होता है, ना हम होते हैं, लेकिन अपने जोखिम पे करते हैं। पर ये तरीका अगर बन जाए, कोई अलायंस बन जाए, तो आपको लगता है कि ऐसे पत्रकारों को मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकार कम नहीं हैं। अफसोस होता है कि हमारा पाठक समाज ऐसे पत्रकार की चिंता कम करता है, वो मार दिया जाता है सड़क पे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे उनको ताकत मिलेगी क्या अगर ये इस तरह के अलायंस का सिस्टम बनाए? देखिए, आजकल तो ट्विटर का जमाना है। हाँ। आजकल पत्रकार अपनी लीड्स ट्विटर से ही उठा लेते हैं। वो आसान हो गया है थोड़ा। हाँ, आसान हो गया है और ग्राउंड वर्क कम हो जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट ही देखे हैं। एक एक जगह हम एड्रेस हमने फिजिकली वेरीफाई करा है। हमारे स्टेट खबर लिखने से पहले चल कर गई हैं, देखा है कि ये पता है कि नहीं? जी हाँ, हम तीनों ने दिल्ली के एड्रेस डिवाइड करे और अगर वैदी पहाड़गंज तक गए हैं तो मैं सैनिक फार्म के अंदर गई हूँ और जय मजूमदार ट्रांस यमुना गए हैं। ये सब हमने फिजिकली खुद वेरीफाई करा है और पूरे देश में हुई है ये एक्सरसाइज। छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे शहर हमारे स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट स्पेशली गए हैं। लेकिन रवि जी, आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि जब कोलैबोरेटिव जर्नलिज्म में एक हल्का सेफ्टी नेट जरूर आता है, एक अम्ब्रेला छोटा सा मिल जाता है कि आपको, क्योंकि 10, 12, 15 लोग जुड़े हुए हैं एक खबर के पीछे, तो एक मामूली सा पत्रकार छोटे शहर में या मानिए छत्तीसगढ़ में या झारखंड में, ऐसे पत्रकार को एक सेफ्टी नेट मिलता है बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन अ लार्जर नेटवर्क, लूजली बिल्ड नेटवर्क, सो इट हेल्प्स अ लॉट। हमें लगता है कि आगे जाके भारत में भी ऐसे पत्रकारिता बहुत ज्यादा होगी। जब हिंदी अखबार तमिल अखबार के साथ जुड़ेगा, तमिल अखबार गुजराती अखबार के साथ जुड़ेगा और एक अलग इन्वेस्टिगेशन करेगा जो प्रांतों में थोड़ा फैला हुआ। हमारे पाठक अगर इस बात को अगर मौका दें सोचने में कि ऐसा भी दिन आए कि हिंदी अखबार, गुजराती अखबार, मराठी अखबार किसी खबर को लेके मिल के उनके पत्रकार सपोर्ट करें, तो इससे संस्थानों का भी स्टेक थोड़ा कम हो जाता है, जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। कई बार जो संस्थान होते हैं, जो छोटे शहरों के होते हैं, जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर होते हैं, उनको दबा देना या हड़का लेना आसान होता है। तो ये इससे बच जाएंगे जो करना चाहता है बेसिकली। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फाइल स्नैचिंग नहीं है कि हम फाइल लेके भागे छाप दिया, आपको कहीं से कुछ कागज मिल गया और ये भी प्रिडिक्टेबल हो गया कि कौन सा अखबार क्या छापेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी छप जाना चाहिए जो खोजी। पर आपने ये बात क्यों कही, एक मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फाइल स्नैचिंग नहीं है। जब विकीलीक्स की बात आई थी तब लोगों ने कहा था कि ये डेटा चोर हैं, कहीं से ले आकर छाप दिया, हैकर लेके डेटा लेके आए, ये बड़ा इंफॉर्मेशन एनार्की आ जाएगा। पनामा पेपर्स, विकीलीक्स की पत्रकारिता जो उसको लेकर बात हुई थी, उससे किस तरह से अलग है? अलग इसलिए है, इस पर राय जानना चाहता हूं। हाँ। क्योंकि ये विषय आजकल खड़े होकर बात भी कर सकते हैं, आपका दफ्तर बहुत अच्छा है। नहीं, क्योंकि ये विषय आजकल इंटरनेशनली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ। ब्लैक मनी का अभी नहीं, काफी सालों से। हाँ। और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत बढ़ गई है। हाँ, आई। तो हाँ। ये पिछले 3-4 साल से मेरे को लगता है कुछ और ये दौर चलेगा। हाँ। कि एक देश दूसरे देश से, और हमें और भी कुछ मतलब वॉल्यूम इंटरैक्शन की इस विषय पे बहुत बढ़ रही है दुनिया भर में, क्योंकि इसमें डर्टी मनी भी है, हो सकता है या है, इसमें डर्टी मनी भी है, इसमें ड्रग मनी भी है, इसमें टेरर मनी भी है, इसमें करप्ट डील्स का पैसा भी है। कंपनी लेकिन एक ही है जो सबकी मदद करती है। हाँ। और वैसी कई कंपनियां हैं, ऐसी कई कंपनियां जो रंग है इस पैसे का, हाँ, ये दुनिया के बड़े देश जानना चाहते हैं। आपका इसमें टेक क्या है जो विकीलीक्स के कॉन्टेक्स्ट में? तो जो मेन अंतर मुझे लगता है, विकीलीक्स में सारे डेटा हाँ एक साथ थोप दिया गया था। जो डेटा उनको मिला वो लंबे लंबे लेख छप गए उसके ऊपर। हाँ, इसमें मैं कहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमें ये पता है, ऐसे है को ये पता है कि इसमें जितने डाटा है, जैसे हमने पहले बोला, ये हो सकता है कि इसका अंदर लीगली भी कुछ कंपनी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो अगर हम बाहर निकल रहे तो उसमें प्राइवेसी का इशू भी आ जाता है। तो ये काम मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक एक डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई किया, छानबीन किया। जब हम सेटिस्फाइड हुए कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से इसको बाहर लाना चाहिए, उतना ही डॉक्यूमेंट बाहर लाया गया और आगे भी लाया जाएगा।
तो इसमें आई थिंक इट्स मच मोर रिस्पॉन्सिबल। एक और चीज कि हमारे अखबार में हमें बिल्कुल ही गाड़े जाता है, मुझे यहाँ बहुत देर हो गई है, कि जिसके बारे में आप लिखे हैं उससे संपर्क जरूर करना है, और ये नहीं कि एक दफा फोन किया और नंबर नहीं लगा तो या ठीक है, एक दिन हमने का टाइम कोशिश दे कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। तो काफी लंबा वक्त दिया आपने, जिनका भी नाम लिया, जिनसे भी बात और की। वो भी डेडलाइन ICIJ ने हमें दी थी कि अब आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो हफ्ता 10 दिन फोन, ईमेल ट्रेस, अगर ईमेल से वो फिर हमें कुछ सवाल दें तो उनको जवाब फिर से, तो हो सकता है किसी के साथ हमने 3-3, 4-4, 5-5 ईमेल फाइनल रिस्पांस के लिए। तो आप सोचिए इतने सारे लोग और सबको कांटेक्ट करना और रिटन रिस्पांस लेना, ये बहुत ही मतलब पाठकों की दुनिया में भले पता ना हो, लेकिन उनको तो पता था कि एक्सप्रेस वाले कुछ छानबीन कर रहे हैं, नहीं? तो सामान्य दर्शक जानना चाहेंगे, कोई दबाव भी आ रहा था उनकी तरफ से कि तुम ये सब क्या पूछ रहे हो और ये नहीं चलेगा? बिल्कुल दबाव आ रहे थे। लोगों ने ऐसे भी हमें रेस्पॉन्ड किया कि पहली बार जब कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जब पहली बार उन्हें मेल भेजा गया या उनसे पहली बार संपर्क करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको लीगल नोटिस मिल जाएगा। तो ऐसे तो बहुत दबाव आए। फिर या तो फिर बैक चैनल से लोग अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि आप एक और दिन दे दीजिए, आप 2 दिन दे दीजिए, वो आप उनका नाम मत डालिए। ऐसे सब भी बहुत हुआ है। और जिनके बारे में आप उनके करतूतों को उजागर कर रही हैं, उनको फोन करना आसान होता है कि हेलो मिस्टर सो एंड सो, आपकी चोरी हमने पकड़ी है, आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत डैमेजिंग लिखा है, वो मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैंने उनको फेयर ट्रीटमेंट दी है। ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने नहीं दिया होता उनको मौका, उनको एक्सप्लेन करने का, ये कई बार हम आज की पत्रकारिता में मिस कर जाते हैं शायद जल्दी में। तो एक जो नया पत्रकार देख रहा होगा, आप लोगों ने इतने खुलासे किए हैं, वो ये सीख सकता है कि चाहे जितनी भी आप खबरें करें, न्यूज़ रूम में समोसा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर समोसा चाय ना आए तो वो न्यूज़ रूम नहीं होता है, उसको बंद कर देना चाहिए तुरंत। तो जब तक समोसे बट रहे हैं तब तक मतलब पत्रकारिता जिंदा है। तो वो ये बात समझे कि जिसके खिलाफ भी लिख रहे हैं आप उसके पास जाइए, दरवाजा खटखटाइए, अब भले ही लाठी लेकर दौड़ा दे, लेकिन उसको इतना मौका दीजिए। कई जर्नलिस्ट की टेंडेंसी होती है कि ओवर एग्रेसिव होता है, वो भी अच्छी चीज नहीं है। आपका अप्रोच, आपका डिमीनर, ये भी जरूरी है। हो सकता है लोगों को लगे कि ये मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पत्रकार। मैं आपकी बात को अगर टेलीविजन के पेशे से मैं समझूं तो यही खबर अगर हमारे पास होती तो हमारी बिरादरी के लोग शायद ये कर रहे होते कि देखो पकड़ा गया पनामा का असली चोर, है ना, और ये वो पकड़ा गया। ये इससे आप ये जो आप कह रहे हैं कि अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक जजमेंट हो गया। आपने खबर को खबर की तरह लिखी, मतलब ना आप किसी को धमका रहे हैं, ना डरा रहे हैं, और ना स्टोरी को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रिपोर्टिंग कीजिए, सबसे बेहतर वही है। आप उन्हें इनफ टाइम दीजिए, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए रिस्पांस के लिए। मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर खोजी पत्रकारिता करनी है उसका एक दायित्व है, पैटर्न है, और बिना उसको क्रॉस किए आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर हैं। एक तो हम कभी स्टिंग नहीं करते। यहाँ तक कि स्टिंग क्यों बुरा है? क्योंकि अभी हर दिन कोई चुनाव आता है, एक स्टिंग चल रहा होता है, तो सामान्य दर्शक समझता है ये बड़ा साहसिक पत्रकारिता है, स्टिंग दिलेर आदमी है ये। मैं तो इतना भी नहीं करती कि मैं किसी का अगर कोई जानकारी चाहिए या टेलीफोन नंबर चाहिए कि मैं गलत नाम दे दूं, हम इतना भी नहीं करते। या कोई फर्जी विजिटिंग कार्ड बना लिया। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू मेक एन ऑनेस्ट अप्रोच। और दूसरी चीज, हम कभी इंफॉर्मेशन के लिए पैसा नहीं देते, कभी पैसा नहीं। ये स्टिंग की बुराई है, तो ये आपके काम में और स्टिंग में ये अंतर है। ये जैसे स्टिंग में लोग देखते हैं कि फलाना मंत्री पैसा मांग रहा है, देखिए ये बवाल हो गया, इसको हटाओ, फिर CBI जाओ, फिर इलेक्शन कमीशन जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर वो कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, आपको नहीं लगता कि स्टिंग आसान है? मुझे लगता है कि आसान है, स्टिंग बहुत आसान है। मतलब ये 1 साल से तो ज्यादा बहुत आसान है। 1 आध मिनट में कोई ट्रैप में आ गया वो तो जो हम करते हैं और जैसे करते हैं, मुझे तो लगता है वो मुश्किल है, स्टिंग से तो मुश्किल है। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं रितु सरीन, जे मजुमदार और वैद्यनाथन अय्यर से। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज रूम है।
आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हम ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आपको बताया जैसे कि पनामा पेपर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस पत्रकारिता से जो पहली बार सैकड़ों पत्रकार, कई मुल्कों के पत्रकार मिलकर एक स्टोरी को चेस करते हैं, अनगिनत सैकड़ों स्टोरी का पीछा करते हैं, उससे पत्रकारिता कैसे बदल रही है। तो राकेश हैं हमारे साथ। राकेश बताइए, इस ग्लोबल दौर में अभी तक तो ग्लोबल विलेज कहा जाता था, ये ग्लोबल पत्रकारिता का एक दौर है क्या? ये देखिए, खोजी पत्रकारिता का जब आप बात करते हैं, हाँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे आप कहते हैं, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस तरह की पत्रकारिता तभी संभव है अगर जब प्रकाशक जो है वो जोखिम उठाए। नहीं, जोखिम की बात नहीं है, वो अगर एडिटोरियल इंडिपेंडेंस जो होता है, जो संपादकीय स्वतंत्रता की बात करते हैं, अगर उसकी वो मान रखता है, उसकी पत्रकारिता की वो अपने रिपोर्टर्स, अपने संपादकों की पत्रकारिता की इज्जत रखता है, तो जी एक सेकंड, हाँ, इज्जत करता है, हाँ, उन पे भरोसा करता है, हाँ, तो इस तरह की पत्रकारिता उस माहौल में मुमकिन है। एक सवाल मैं पूछने से रह गया कि इसकी संभावनाओं की हमने बात की कि ये होने से, अलायंस होने से आप जान सके कि ऑस्ट्रेलिया में बैठी कंपनी या आयरलैंड वाला पत्रकार जान गया कि हिंदुस्तान में बैठी कोई कंपनी क्या गड़बड़ कर रही है, आपको दे रही है। इसके अपने खतरे क्या हैं? क्या इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के हिसाब से सोचिए तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं? इसकी अपनी सीमाएं क्या हैं? इस बार जैसे हमने काम किया इसमें तो सारे जो संस्था थे इसमें 100 से ज़्यादा, हाँ, दे वर ऑल वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। तो आगे ये डिपेंड करेगा जो मेंबर्स होंगे इस इन्वेस्टिगेशन का, इंटरनेशनल कंसोर्शियम हो कि इंडिया में भी अगर ऐसे बन जाए 5-6 संस्था की 10 संस्था साथ में करे, तो इसमें हर एक मेंबर को अगर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाए तो मुझे लगता नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल और इससे कुछ खतरा। इसको भी बचा के रखने की जरूरत है। नहीं, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी इशू है एंड फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी। और इसमें एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा अबाउट दिस कोऑर्डिनेशन। इसमें बहुत बड़े अखबार जैसे न्यूज़पेपर्स इन यूएसए और एल्सवेयर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो इस पर नहीं आए क्योंकि उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि सारे लोगों का समान हक है, एक साथ सब करेंगे, एक दिन में रिलीज होगा, किसी के पास कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। हाँ, मतलब कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ये तय नहीं करेगा कि हम मंडे को छापेंगे। कोई दूसरा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए तय कर रही है कि मंडे से इसकी स्टोरी बाईलाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। तो एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज की बीमारी का भी अंत हुआ इससे कि हम खोजी खबर छाप रहे हैं लेकिन एक ही दिन छाप रहे हैं, दुनिया के कई अखबारों में छाप रहे हैं। तो इसमें एक तरह से आप उस सुविधा, उस व्यवस्था को बनाने के लिए अपना अधिकार भी समर्पित कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं ना हमारा राइट कि हम मंडे को पहले छापेंगे आपसे पहले। सारे 110 के करीब अखबार थे, वो सब एक लेवल पे थे, बराबर थे। उनमें से कोई इंडियन एक्सप्रेस नहीं था, उनमें से कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं था, कोई बीबीसी नहीं था, सबका एक लेवल था। तो ये नई बात है कि अलग अलग पत्रकारिता के संस्थानों का स्तर एक जैसा हो जाए, ये नई बात है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। वैसे न जाने कितने ऐसे बेकार इम्तहानों के लिए हम सब जिंदगी में मेहनत करते हैं और असफल हो जाते हैं। तो पनामा पेपर्स को एक बार पढ़ना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि नेताओं ने हंगामा नहीं किया। आप जब पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपको असली बात पता चलेगी कि नेताओं ने क्यों नहीं हंगामा किया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह पिछले 40 मिनट से अपनी हथेली पर कैमरा उठाए हुए हैं। सुशील महापात्रा हमारे सहयोगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।